तीन बहू की भोजन चुनौती। चंदनपुर गांव के बड़े बाजार में एक ढाबे के बाहर टंगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ इस कदर लिखा था। जिस बोर्ड पर लिखे शब्द को बहू मुंह जुबानी बोलती है, खाओगे जब ये बिरयानी याद आएगी तुमको नानी, खाने पड़ेंगे 12 अंडे, आधे में पड़ना जाना ठंडे, चिकन मसाला भी परात में शामिल है, कोई सास बहू की भोजन चुनौती के काबिल। गुड्डू नाम का शख्स वहाँ खड़ा ये सुन रहा होता है। अरे ससुरा, ये भी भला कौनो भोजन चुनौती है? अरे ये तनिक सा खाना तो गुड्डू रंगीला क्षण भर के भीतर खत्म कर जाई। अरे ओ बुद्धू रंगीला। अरे काकी, तनिक कायदे में नाम ले लियो हमार, हमें छपरा के गुड्डू रंगीला। रंगीला हो या घोड़े का तबेला, है तो तू छपरी ही भाई, और इस पाव भर के पेट में तू क्या ही भोजन चुनौती पूरी करेगा। अरे काकी, हमका हल्के में नहीं लियो, गांव में कितना बेर हम लिट्टी चोखा का चुनौती बाकायदा जीत के बैठे हैं। इस भोजन चुनौती में तुझे एक बड़ी परात में ठक्कम ठेल खाना मिलेगा, जिसमें एक खरा मटन मसाला, 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे और 15 रोटियां हैं। अगर 15 मिनट के भीतर तू ये सारा खाना सपाचट कर जाता है तो तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, वरना 5,000 रुपए के साथ तुझे परात के पूरे खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा। बोल, हम सास बहू की शर्त मंजूर है? एकदम काकी, तुम सास बहुरिया तो बस 5,000 के नोटों के बंडल बांध लो। ताव में आकर गुड्डू रंगीला सास बहू की भोजन चुनौती स्वीकार तो कर लेता है, जिसके बाद बहू उसे खाने से भरी परात परोसती है। वहीं सास टाइमर सेट करती है, मगर सास बहू के खाने के इक्के दुक्के कौर खाते ही उसके कानों से जोरदार धुआं निकलने लगता है और वह कहता है, अरे राजनीति खेल गई डाइन, हे बाबूजी बचाओ हमके। अरे ये खाने का कौर है कि मौत का कौर? जरूरी ससुरी सास बहुरिया ही भोजन चुनौती माँ मिर्च मसाले का जबरदस्त तड़का मारी है। ससुरा कानपुर में हड़ताल हुई गवाह। 15 मिनट बाद, तुम तो शर्त हार चुके हो, जल्दी से पूरे 5,000 रुपए निकालो। अरे 5,000 नहीं तो के तो कदुआ मिली, कदुआ। ये सुनकर गुस्से से बौखलाई बहू रज्जो गुड्डू की गर्दन पकड़कर कहती है, गुड्डू रंगीला पूरे 5,000 रुपए निकाल दे, वरना ऐसा हाल करूंगी कि गुड्डू रंगीला से ढीला बनता डोलेगा। भोजन चुनौती से हारने के कारण बेचारा गुड्डू को पूरे 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ढाबे से बाहर जाते हुए खुद में बुदबुदाता है, बाबूजी वो 5,000 रुपया घुइया की खेती बाड़ी से जोड़ बटोर करके हमके ई पास से दिए रहे थे कि हम शहर में काम धाम करी हैं। इतना आस लेकर शहर आए रहे कि हम कच्चे बनियान का खोखा खोल पाए। सारा श्रद्धा गर्दा गर्दा हो गई। समय गुजरता है, जिस किसी की भी नजर सास बहू के ढाबे के बोर्ड पर लिखे भोजन चुनौती पर पड़ती है, वह बाहुबली बनकर वहां आ जाता है। ऐसे ही एक रोज मोटा राम नाम का थुलथुला शख्स उनके ढाबे पर आता है, जिसे देखकर सास बहू खुसुर पुसुर करती हुई कहती है, अरे राम जी, ये मोटा राम कहाँ से पधार पड़ा? हमारी भोजन चुनौती के परात से दुगना तो इस पिटल्लू का पेट है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भैंसा हमारी भोजन चुनौती को जीत कर 5,000 ले जाए। बहू बेफिक्र हो जा, इस मोटल्ले गैंडे के पेट में आधे से ज्यादा तो गैस के गोलों ने घेर रखी होगी। देखना, आधे खाने में ही ये पुस्सी बम की तरह फुट पड़ेगा। अरे जल्दी से खाने से भरा परात सामने रखो, आज तो मोटा राम इस भोजन चुनौती को जीतकर पूरे 5,000 रुपए लेकर ही जाएगा। रज्जो झटपट से मोटा राम के आगे खाने से लबालब भरी परात परोसती है, जिसमें 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे, 15 रोटियां और खरा मटन मसाला होता है। खाना शुरू करो मोटा राम, अगर 15 मिनट के भीतर तुम इस परात के पूरे खाने को सफाचट कर जाते हो तो जीत के तौर पर तुम्हें पूरे 5,000 की रकम अदा की जाएगी। मोटा राम हाथ मलते हुए अपने पेट को सहलाकर परात में रखे खाने को एकाएक खाने लगता है। वह कभी मटन मसाला खाता तो कभी चपाती तो कभी अंडे खाता। बावजूद इसके 15 मिनट में वह परात में भरे आधे खाने को भी खत्म करने में असफल रहता है। 15 मिनट पार हो चुके हैं, तुम भोजन चुनौती हार चुके हो, चलो निकालो पूरे 5,000। मोटा राम एक लंबी सी डकार मारता है। माँ जी, इससे पहले कि इसका डकार विस्फोटक बम में बदले, इससे पैसे लेकर चलता करो। ये लो 5,000 रुपए। समय गुजरता है, भोजन चुनौती के बलबूते पर सास बहू की भली कमाई हो रही।
आखिरकार अब तक एक भी शख्स सास बहू की भोजन चुनौती को पार करने में सफल जो नहीं हो सका था। एक सांझ सास बहू बातें करते हुए कहती हैं, बहू, ये भोजन चुनौती का बोर्ड ही हम सास बहू के ढाबे की जान है। ससुरा किसी के माई के लाल में इतना दम ही नहीं जो एक बार में परात भरकर खाना खत्म कर जाए। हाँ माँ जी, इस भोजन चुनौती से हम सास बहू आम के आम गुठलियों के दाम भी हासिल कर लेते हैं। सास बहू की भोजन चुनौती की खबर आसपास के सभी गांव में सनसनीखेज कर देती है। तभी एक दिन रमीला, शर्मिला और उर्मिला नाम की 3 बहुएं वहां आकर सास बहू के भोजन की चुनौती को चैलेंज करती हैं। हेलो आंटी जी, हम तीनों बहुएं आप सास बहू की भोजन चुनौती को चैलेंज करते हैं। तीनों बहुओं का स्लिम फिगर देखकर सास बहू एक दूजे को एकटक निहारते हुए बोलती हैं, अरे ये तुम तीनों बहुओं के बस की बात नहीं। अरे अच्छे खासे लोग भी हमारी इस भोजन चुनौती को भरसक जीत ना सके। सासू माँ, इन तीनों बेजान बहुओं को खाने की जरूरत है, खाने दीजिए। मगर हमारी एक शर्तें हैं, अगर हम बहुएं इस भोजन चुनौती को पूरा कर गईं, तो आगे से आपको हम बहुओं को हमेशा मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, हमें मंजूर है, पहले जीत तो जाओ। रज्जो तीनों बहुओं के लिए बड़ा सा खाने का टेबल लगाकर उन तीनों के आगे खाने से लबालब भरी पूरी परात रख देती है। तभी सरिता कहती है, तुम तीनों का समय शुरू होता है। तीनों बहुएं तेज तर्रार रफ्तार से खाने लगती है। कभी वह मटन खाती तो कभी गपागप अंडे खा रही थी। ये देखकर सास बहू के पसीने छूट जाते हैं। तभी वह कहती हैं, अरे रज्जो बहू, लगता है आज पूरे 15,000 पानी में बहने वाले हैं। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। देखने में तो तीनों सूखे कांटे की तरह है, मगर खुराक तो अपार है। एकदम जानवरों की तरह जुगाली कर रही है। कभी मटन में मुंह मार रही है तो कभी बिरयानी निपटा रही है। माँ जी, कुछ कीजिए, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अपनी बर्बादी का नजारा। 15 मिनट के भोजन चुनौती को तीनों बहुएं 5 मिनट के भीतर ही पूरा करके कहती हैं, लाओ हमारे पैसे, हम तीनों बहुएं शर्त जीत चुकी हैं। तुम तीनों साधारण इंसान नहीं हो, जरूर तुम भुक्खड़ दानव हो, इसीलिए इस कठिन भोजन चुनौती को 5 मिनट में पार कर गई। आंटी जी, ये भोजन चुनौती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुएं इससे भी भारी भोजन चुनौती को जीत चुकी हैं। हाँ, हम बहुओं ने एक बार में 10-10 थालियां खाना और तो और 6 मिनट के भीतर 56 भोग की थाली का खाना खाने की जीत भी अपने नाम की है। इंस्टा और फेसबुक पर ऐसे भोजन चुनौती से भरे हम तीनों बहू के सैकड़ों ब्लॉग हैं। ये सुनकर सास बहू के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। ना चाहकर भी भोजन चुनौती जीत जाने के कारण उन्हें तीनों बहुओं को पूरे 5-5 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ता है। जिसके बाद सास बहू चुनौती के बोर्ड को हटाकर साधारण दर पर ढाबा चलते हुए कहती हैं, माँ जी, काश हम सास बहू वो भोजन चुनौती का बोर्ड ही नहीं लगाते, तो ना वो 15,000 रुपए, ना ही ये तीनों बहुएं आए दिन मुंह उठाकर हमारे ढाबे पर आती। हाँ बहू, पर अब पछता कर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह सास बहू को बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद भावी भविष्य में वह भोजन चुनौती जैसे चैलेंज को फिर ढाबे के लिए नहीं अपनाती और ढांढस बांधकर मेहनत के बलबूते पर ढाबा चलाती हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें करुणा अपनी सास मंदाकिनी और अपनी नंद सुप्रिया के साथ रहती थी। करुणा का पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। वो घर भी बहुत कम आया करता था। करुणा के माता पिता गरीब थे और उन्होंने बहुत ही मुश्किलों के बाद अपनी बेटी करुणा की शादी विपिन से करवाई थी, जिसकी वजह से विपिन की मां मंदाकिनी और उसकी बहन सुप्रिया हमेशा करुणा को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। करुणा अभी गर्भवती थी और उसे 5वां महीना चल रहा था। एक दिन सुबह करुणा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। अरे इतने आराम आराम से क्यों बना रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे कॉलेज के लिए 8 बजे निकलना होता है। तुम्हारी वजह से मैं रोज कॉलेज लेट पहुंचती हूँ। अरे बेटी, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों गुस्सा हो रही है? क्या बताऊँ माँ, रोज रोज भाभी मुझे लेट करवा देती है। अब भला कोई इनसे पूछे कि कॉलेज इनकी रसोई के हिसाब से चलता है या फिर अपने समय के हिसाब से। क्यों री बहू, क्या तुझे समय नहीं दिखाई देता? अरे तेरी वजह से मेरी बेटी को रोज रोज लेट होने पर बातें सुननी पड़ती हैं। अगर आइंदा तूने समय पर नाश्ता नहीं बनाया तो तेरी खैर नहीं। मुझे माफ कर दो सुप्रिया, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से कई बार पेट में दर्द हुआ है, जिसकी वजह से काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है।
हाँ हाँ, तुझे तो काम करने में परेशानी तो होगी ही। अब तुझे बच्चे का बहाना जो मिल गया है। अरे तेरे बाप ने दहेज में नौकर भेजे थे क्या, जो काम में इतनी काम चोरी करती है? माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? भला मैं काम में काम चोरी कब करती हूँ? हाँ हाँ, लड़ा ले तू अब मुझसे जुबान। यही सिखाया है ना तेरे माँ बाप ने तुझे। अरे माँ, क्यों इसके मुंह लग रही हो? गरीब खानदान की है ना, इसको क्या कुछ पता होगा? कभी स्कूल तो गई नहीं होगी। मंदाकिनी वहां से चली जाती है, जिसके बाद करुणा खाना बनाकर घर की साफ सफाई में लग जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से अब इतना सारा काम बचा है, कैसे करूं? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो माँ जी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अपनी सास के डर से करुणा काम करने में लगी रहती है। ऊपर से उसकी सास उसके लिए कपड़ों का ढेर लगा देती है, यहाँ तक कि घर के सारे पर्दे भी उतार कर दे देती है और उससे कहती है, ये ले, इन्हें अच्छे से धो दे, ये कपड़े धुलने के बाद फूलों की तरह खिल जाने चाहिए। बेचारी करुणा कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप कपड़े उठाकर धोने लगती है। कपड़े धोते हुए उसे शाम का वक्त हो जाता है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं पास हो गई। अरे वाह मेरी बेटी, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। अरे बहू, कहाँ है तू? अरे जल्दी से यहाँ पर आ और आज मेरी बेटी की पसंद का ही खाना बना, वह कॉलेज में पास हो गई है। करुणा जैसे जैसे करके मंदाकिनी के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे फिर से तेरे ड्रामे शुरू हो गए। जा चुपचाप जाकर खाना बना ले, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए तेरा। लेकिन माँ जी, बस और कुछ नहीं, जो कहा है उसे चुपचाप कर, नहीं तो तू जानती है। करुणा कुछ न कह पाती और चुपचाप रसोई में अपनी ननद सुप्रिया की पसंद का अकेले रोते हुए खाना बनाने लगती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है, करुणा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद रसोई में छिपकली आती है, जो अचानक से खाने में गिर जाती है। जब मंदाकिनी और सुप्रिया दोनों बैठकर खाना खाते हैं तो उनके खाने में छिपकली आती है, जिसे देखकर वो दोनों आग बबूला हो जाती हैं। देखा माँ आपने, इस पर टीचर ने हमारे खाने में छिपकली डाल दी। इसका मतलब ये हमसे नफरत करती है और हमें मारना चाहती है। अरे बेटी, तू सही कहती है, कोई बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती। अरे छिपकली वाला खाना खिलाने से अच्छा तो ये था कि ये मेरा गला ही दबा कर मार देती। अभी बताती हूँ इसे। सुप्रिया और मंदाकिनी दोनों करुणा के कमरे में जाती हैं और उसके सोते हुए बाल पकड़ लेती हैं, जिसके बाद करुणा रोते हुए उठती है। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़े तुझे? तू हमें छिपकली वाला खाना खिलाना चाहती थी ताकि हम दोनों माँ बेटी मर जाएं। अरे कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने में छिपकली डालने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मंदाकिनी करुणा के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगती है, जिसके बाद वो उसे घर से निकाल देती है। बेचारी करुणा की हालत ठीक नहीं होती और उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। वो चलते चलते सड़क के किनारे पर पहुंच जाती है, जहां पर बड़े बड़े सीवर पाइप पड़े होते हैं। वो उनके अंदर जाकर लेट जाती है। बेचारी करुणा अपने पति को याद करती करती सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करुणा अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए लोगों से भीख मांगने लगती है। भीख मांग मांग कर वो अपना किसी तरह पेट भरती है। देखते ही देखते उसको पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन उसे बहुत तेज दर्द होता है। कोई मेरी मदद करो। आई माँ। तभी वहां से एक औरत गुजर रही होती है। वो करुणा की सहेली कविता होती है और करुणा को इस हालत में देखकर वो बहुत अचंभित रह जाती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिसके बाद करुणा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे करुणा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तेरे गरीब माता पिता ने तो तेरी शादी बहुत बड़े घर में की थी, फिर ये सब कैसे हुआ? करुणा अपनी सहेली कविता को उसके बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय अपने फोन से करुणा की पति को फोन करती है और उसे उसकी माँ और बहन की पूरी सच्चाई बताती है, जिसे सुनते ही संजीव तुरंत फ्लाइट पकड़कर कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल आ जाता है। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो करुणा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
अब मैं तुम्हें और अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले संजीव अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाता है। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पत्नी के ऊपर इतने जुल्म करोगी, और आपने तो उसके गर्भवती होने के बारे में भी नहीं सोचा। अरे भैया, आप किस औरत की बातों में आ रही हो? ये औरत झूठ बोल रही है और आपको हमारे खिलाफ भड़का रही है। चुप करो सुप्रिया, तुमने भी मेरी पत्नी के साथ कम ज्यादती नहीं की। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, हमें छोड़कर मत जा। संजीव अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद करुणा अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। गांव के लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि उनके गांव में एक डरावनी चुड़ैल बहुत समय से घूम रही थी। अधिकतर वो किसी को कपड़े ही नहीं धोने देती थी। गांव में एक धोबी घाट था, जहां एक हैंडपंप भी लगा था। सुरेश अपने कपड़ों की गठरी लेकर वहां कपड़े धोने बैठ जाता है। ओहो, ये पानी लेना तो मैं भूल ही गया। हैंडपंप से पानी भर लेता हूँ, तभी तो झाग बनाकर अपने कपड़ों को चमकाऊंगा। सुरेश जैसे ही हैंडपंप को चलाकर बाल्टी में पानी भरता है तो हैंडपंप से निकलकर चुड़ैल आती है। इसने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। कितने मजे से हैंडपंप के नीचे सो रही थी, पर नहीं, लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल। सुरेश को ना तो अभी चुड़ैल दिखाई दी थी और ना सुनाई दी थी। सुरेश अपने कपड़े धोने में मस्त था। पहले जोरू की साड़ी धोऊंगा, वरना मारेगी पकड़ के ही हमका। अरे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, आई कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। तभी चुड़ैल उसकी भरी हुई बाल्टी में लात मार देती है, जिससे उसका पानी फैल जाता है। अरे ये कैसे गिर गया? हमारा झाग पानी सारा खराब हुई गवा। अब और झाग कैसे बनाएंगे? मैं तुझे बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने दूंगी। या मन तो आ रहा है मैं ही तुझे धो दूं, लेकिन शायद तू बीवी से बहुत डरता है, तो बीवी ही तुझे धोएगी। सुरेश अपनी बीवी की साड़ी को धोकर सुखाता ही है कि चुड़ैल उस साड़ी को मिट्टी में खराब कर देती है और पैरों से कुचलकर उस साड़ी को पकड़कर बीच में से फाड़ देती है। अपनी बीवी की साड़ी को इस दशा में देखकर सुरेश का कलेजा फट जाता है। अरे बाप रे, साड़ी को तो मैंने अच्छे से धोकर सुखा दिया था, वो नीचे गिरकर मिट्टी में इतनी कैसे सन गई? अरे फट भी गई, ये कैसे हो गया? अभी तो सही सलामत थी। अरे विमला छोड़ेगी नहीं मुझे, साड़ी का जो हाल है वही हाल अब वो मेरा करेगी। हे भगवान मुझे बचा लो। अरे वाह, बीवी से इतना डरता है, अब तो तू सच में गया। सुरेश डरते डरते उस साड़ी को अपने घर ले जाता है और बाल्टी में छुपा देता है। तभी विमला आकर कहती है, लगता है सारे कपड़े अच्छे से धोकर आए हो, सूख गए होंगे इतनी देर में आए हो तो। कपड़े तो मेरी नई साड़ी थी ना एक, और माथे पे पसीने क्यों हैं इतने? अरे कछु नहीं, कोनो बात नहीं है, वो गर्मी ज्यादा थी वो धोबी घाट पर। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी दिखाओ। अरे विमला कोनो बात नहीं, तुम हमका खाना दे ना। अच्छा, तो ये छुपा रहा है। चुड़ैल जादू से बाल्टी में से साड़ी विमला के सामने ले आती है, जिसकी चिथड़ी हालत देखकर गुस्से से विमला कहती है, इसका मतलब तुम मुझसे मेरी साड़ी छुपा रहे हो? क्या हश्र किया है तुमने इसका? जो हालत तुमने इसकी बनाई है ना, अब तुम्हारी भी यही बनेगी। कितनी कीमती साड़ी थी मेरी। अरे नहीं विमला, ऐसा मत करो, मैंने नहीं किया ये। अरे मैंने तो इसे अच्छे से धोकर रखी थी। कुछ नहीं सुनना मुझे। विमला में चंडिका आ जाती है और अपने पति को डंडे से बहुत मारती है, बिल्कुल कपड़े की तरह उसे भी धो देती है। तब हाथ जोड़कर सुरेश कहता है, अरे बचाओ, अरे माफ कर दो भगवान, ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं होगी। अरे राम, अरे मेरी कमर। मेरी ये मार तुम्हें हमेशा याद रहेगी कि कपड़े कैसे धोते हैं। इसकी बीवी तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से धोती है अपने पति को। डिसीजन मेरा अच्छा था ये वाला, पर अब मेरा भी धोने का मन कर रहा है। मैं भी लोगों को परेशान करने आ रही हूँ। गांव वालों। ये कहते ही चुड़ैल फिर से घाट पर पहुंच जाती है, जहां दो औरतें कपड़े धो रही थी। अब तुम भी गई, मुझे भी तुम यहाँ पर कपड़े नहीं धोने देते थे,
तो तुम कैसे धो सकती हो? अरे जल्दी से कपड़े धो ले, मेरा मन अजीब सा हो रहा है शीला, कहीं यहाँ चुड़ैल ना आ जाए फिर से। हाँ हाँ, ओहो पानी खत्म हो गया, हैंडपंप से लेकर आती हूँ। ये बोलकर शीला हैंडपंप से जैसे ही पानी चलाती है तो बाल्टी भर के रख देती है, और जैसे ही पानी लेती है तो वो बाल्टी खाली हो जाती है। अरे अभी तो बाल्टी भर के लाई हूँ, कहाँ चला गया, दोबारा से लाती हूँ। तू बढ़ती जा शीला की जवानी, और मैं खाली करती जाऊंगी तेरी बाल्टी। अरे वाह, क्या राइम बनी है। शीला फिर से बाल्टी में हैंडपंप से पानी भरती है, लेकिन फिर से उसकी बाल्टी खाली हो जाती है। वैसे 2-3 बार ऐसा वो करती है और उसके बाद हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और शीला कांता कहती है, अरे मैया, ये क्या हो रहा है? हैंडपंप कैसा चल रहा है? पानी अभी भी तो खाली था और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, मैं कहा था ना तुझसे शीला कि जल्दी से कपड़े धो ले, पर तू नहीं मानी। ले आ गई चुड़ैल। लगता है तुम लोगों को मेरा पता चल गया, तो अब मैं तुम्हारे सामने आ ही गई हूँ। हाय कांता, हाय शीला। वैसे तेरा नाम कांता नहीं कांटा होना चाहिए था, और मैं गाती। कांटा लगा, ओई माँ, ओई माँ, ओई माँ। चुड़ैल आ गई, भागो भागो, चुड़ैल आ भी गई हमारे गांव में। अरे तुझे गुजराती कैसे बोलनी आती है? अरे डर के मारे 36 भाषा आने लगती है। कांटा लगा कहीं की, मेरा मतलब कांता। बच कर जाओगे कहाँ, खतरा मिलेगा वहाँ। चुड़ैल उनके कपड़ों को जलाकर उनके पीछे जाती है और कहती है, अगर तुमने दोबारा कपड़े धोए इस धोबी घाट पर और हैंडपंप से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। अभी बताती हूँ तुझे। चुड़ैल उन्हें डराकर वापस आ जाती है, और जो कोई भी उस धोबी घाट पर उस हैंडपंप का पानी इस्तेमाल करता तो चुड़ैल उन्हें डराती और वहाँ आने नहीं देती। गांव के लोगों का सब्र का बांध टूट रहा था और वो सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, आप तो जानते हैं ना वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है। उसकी वजह से आज तक उस धोबी घाट पर कपड़े नहीं धो पाते हैं हम। सरपंच जी, आखिर वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? कौन है वो? उसकी वजह से हमारे 2 हफ्ते के कपड़े भी नहीं धुल पाए हैं। अरे मैं जानता हूँ वो तुम लोगों को क्यों परेशान कर रही है, और कौन है ये भी मैं जानता हूँ। क्या आप जानते हैं? तो हमें बताया क्यों नहीं? अरे पता है, अब तक हम कितना कष्ट झेलते आए हैं। हमारे कपड़ों में से बदबू आने लगती है, घर में ठीक से खाना नहीं खा पाते, कपड़े पहनने से खुजली होती है, और वो चुड़ैल अलग से परेशान करती है। अरे मैं जानता हूँ, ये सब मेरे साथ भी होता है। देखो अभी भी पेट पर खुजली हो रही है। पूरी बात बताइए ना, क्या हुआ था जो वो हमारे पीछे पड़ी है? अरे तो सुनो, 9 महीने पहले वो हमारे गांव में ही रहा करती थी। वो एक धोबन थी, लेकिन नीची जाति की। किसी को पता नहीं था। वो 2-3 बार उसी घाट पर कपड़े धोया करती थी, पर जब गांव वालों को आभास हुआ तो उन्होंने सरपंच से शिकायत कर दी, और सरपंच आया। ए लड़की, तू इस गांव में इस हैंडपंप पर कपड़े नहीं धो सकती, तुझे ये जगह छोड़कर जाना होगा। पर क्यों? मैं क्यों नहीं कपड़े धो सकती? क्योंकि तू नीची जाति की है, हमें पता नहीं था, वरना तुझे इस गांव में घुसने नहीं देती। तू हैंडपंप को नहीं छुएगी, आज ही गांव छोड़कर चली जा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक सरपंच को जात की बात शोभा नहीं देती, और पानी लेना सबका अधिकार होता है। मैंने तुझे कह दिया तो कह दिया, तू यहाँ पर कपड़े नहीं धोएगी। सरपंच ये कहकर चला जाता है, लेकिन सुजाता धोबन अब भी यहाँ आकर कपड़े धोती है। गांव की औरतों के मना करने के बावजूद भी वो कपड़े धोती है। तभी एक दिन गुस्से में सरपंच आता है, और उस वक्त वो हैंडपंप से पानी भर रही होती है। अरे मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ पर कपड़े धोने आ गई? हाँ, हमारे गांव का धर्म भ्रष्ट मत करो। लगता है मुझे ही तुझे गांव से निकालना पड़ेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सरपंच को और गुस्सा आता है। वो उसका हाथ पकड़कर जैसे ही खींचता है तो सुजाता बचने के लिए पीछे जाती है, और धक्के से उसका सिर हैंडपंप में लग जाता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। इसीलिए वो हमें परेशान कर रही है। मैं आ रही थी यहाँ पर अपनी दुख भरी स्टोरी सबको सुनाने, पर तुमने इन सबको क्यों बता दिया? लोगों के आंसू कैसे आएंगे? सरपंच, तूने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अब तूने ये तो बताया नहीं कि मेरे मरने के बाद तूने मेरी लाश को उसी हैंडपंप के नीचे दबा दिया था। हाँ, दबा दिया था। अब तुम्हारे गांव को बख्श दो, क्यों पीछे पड़ी हो अब भी? कायदे से मुझे तेरी जान ले लेनी चाहिए,
पर मेरे साथ इंसाफ कर दे तो मैं चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी। क्या इंसाफ चाहिए तुम्हें? यही कि इस बुढ़े ने मुझे हैंडपंप पर जाने से मना किया था ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कल को गांव में किसी और सुजला के साथ ये हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हैंडपंप पर हर तरह के व्यक्ति आए और कोई उन्हें मना न कर पाए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अब से इस हैंडपंप पर सभी पानी भर सकेंगे। मैं किसी को मना नहीं करूंगा। ये सुनकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। सौतेली गोरी बहन का अत्याचार। अरे भगवान के लिए आंखें खोल दो सरिता, तुम मुझे यूं बीच मझधार में छोड़कर अकेला नहीं जा सकती। बैजू भाई संभालो खुद को, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। सरिता इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। बैजू अपनी पत्नी सरिता के शव पर माथा धरे रो रहा है। सरिता और बैजू की बेटी सांवली संध्या मात्र 6 माह की है। सरिता का दाह संस्कार कर देता है 1 सप्ताह बाद। अरे भरसक कोशिश के बावजूद भी मैं संध्या को नहीं संभाल पा रहा। शायद संध्या को माँ के साई की जरूरत है। अपनी दुधमुही बेटी के पालन लालन के लिए बैजू दूजा ब्याह रचा लेता है। साल भर के भीतर ही उसकी पत्नी कामिनी भी एक बेटी को जन्म देती है। तभी बैजू कहता है, अरे बधाई हो संध्या, बिटिया तू बचकाने में ही बड़ी दीदी बन गई। खबरदार, जो अपनी इस काली कलूटी बेटी की परछाई भी मेरी सुंदर गोरी बेटी के इर्द गिर्द ही लाने की कोशिश की तो खैर नहीं है। कामिनी, ये कैसे कड़वे शब्दों का बाण चला रही हो? अरे संध्या हमारी संतान है। सिर्फ तुम्हारी संतान, मेरी तो सौतेली बेटी है। क्या पता इस काली की परछाई मेरी गोरी बेटी पर पड़ते ही उसका गोरापन कुम्हला गया तो। बीवी के बुरे बर्ताव से बैजू को बड़ा आघात पहुंचता है। उस रात बैजू अपनी बेटी संध्या के बारे में सोचते हुए गहरे शोभ के सागर में डूब जाता है और बैजू की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं। अब संध्या के सिर से पिता का साया भी सदा के लिए उठ जाता है। गुजरते समय के साथ 5 साल का पड़ाव संध्या पार कर जाती है। गौरी, कितनी दफा कहा है ना कि इतनी देर दोपहरी धूप में मत खेला कर, वरना तेरा सुंदर गोरा रंग सांवला हो जाएगा। माँ, क्या मेरा रंग भी संध्या दीदी के जितना ही काला पड़ जाएगा? हाँ गौरी, अगर तुम अपनी सौतेली काली बहन के साथ घुल मिल कर रहोगी तो तुम्हारा रंग भी काली स्याही की तरह हो जाएगा। कामिनी के कड़वे बोल गौरी के मन में उसकी सौतेली बड़ी बहन संध्या के प्रति घनघोर घृणा भर देती हैं, जिसके कारण गौरी संध्या से दूरियां साध लेती है। जहां कामिनी अपनी बेटी गौरी को सीने से सटाकर साथ सुलाती, वहीं बेचारी अनाथ संध्या रोते बिलखते जमीन को ही अपना बिछौना समझकर सो जाती। एक दिन, गौरी बिटिया, ये देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। अरे माँ, ये संतरी रंग का फ्रॉक तो बड़ा ही सुंदर है। माँ देखो, ये काली कलूटी बैंगल लूटी संध्या मेरे कपड़ों को कैसे बुरी नजर से निहार रही है। गौरी, तुम गुस्सा मत करो, मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर संध्या वहाँ से चल देती है। गुजरते समय के साथ कामिनी अपनी बेटी गौरी को स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। गौरी अब स्कूल जाने लगी थी। माँ, मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो। मेरा भी गौरी की तरह स्कूल जाने का, पढ़ने लिखने का बड़ा मन करता है। अरे ओ काला टीका, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी गोरी बेटी से अपनी तुलना करने की? न शक्ल है न सूरत, सर से पांव तक काले रंग में रंगी हुई है। अरे तुझे देखे ऐसा लगता है जैसे तेरे शरीर पर काला कोड़ चढ़ा हुआ है। कामिनी के कटाक्ष बातों का बाण 7 साल की संध्या के दिल और दिमाग को बुरे तौर से भेदता है। कामिनी और उसकी बेटी का सौतेलापन पूरी गांव में सनसनीखेज मचा देता है और सभा में बैठे सरपंच कहते हैं, देखो कामिनी, बैजू ने तुमसे ब्याह अपनी बेटी की परवरिश के लिए किया था, मगर इस 7 साल की बच्ची के साथ तुम जो बुरे बर्ताव करती हो वो हम सभी जन से छिपा नहीं है। हम तुम्हें बैजू की बच्ची के पर नहीं काटने देंगे। ये बच्ची पढ़ना चाहती है। खबरदार, जो तुम दोनों सौतेली माँ बेटी ने भावी भविष्य में इस बच्ची पर अपनी धौंस दोबारा आजमाई तो। सरपंच जी, मैं कल सुबह ही संध्या को विद्यालय में दाखिला करवा दूंगी।
घर आने पर गौरी अपने रूप का गुमान दिखाती हुई कहती है, माँ, इस बात का पुख्ता प्रमाण पता चल गया कि ये संध्या सरासर मेरे सुंदर रूप से जलती है। गौरी के स्वर शब्द सुनकर क्रूर कामिनी संध्या पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाती है। मुझे मत मारो माँ, आह आह, और मारो माँ। इस काली की करहानी की आवाज सुनकर मेरे कानों को कितना सुकून मिल रहा है। विद्यालय जाने की इच्छा पूर्ति के लिए संध्या को अपनी माँ और सौतेली बहन का सताव सहने की परीक्षा को पार करना पड़ता है। सरपंच के खौफ से कामिनी संध्या के स्कूल में दाखिला करवा देती है। संध्या सच्ची लगन से अपनी पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन सप्ताह महीने और महीने साल के मंजर में बदलते जाते हैं। संध्या और गौरी अब सयानी हो चुकी थी। दोनों बहनों की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। संध्या खुश मन से अपना अंक पत्र लेकर घर आती है। माँ, मैंने पूरे विद्यालय में अव्वल दर्जे से 12वीं परीक्षा पास की है। इस खुशी में मुझे छात्रवृत्ति भी मिली है माँ। संध्या की सफलता देखकर दोनों सौतेली माँ बेटी तिलमिला उठती हैं और गौरी बोलती है, तभी चुड़ैल आज स्कूल में इतना चहक रही थी। जरूर तेरी बुरी बला से मैं 12वीं में फेल हो गई। गौरी, तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि पढ़ाई पर गौर ना करके फेल हुई हो। जबकि मैंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर मैंने इस आसमानी अवधि को प्राप्त किया है। संध्या के स्वर शब्द सुनकर गौरी गुस्से से बिलबिलाते हुए अपनी सौतेली बहन के बाल पकड़कर अत्याचार करती हुई कहती है, कल मुंह ही अपनी बुलंदियों का बखान करके मुझे जला रही है। तेरा मुझसे कोई मेल नहीं है। कहाँ मेरा चांद सा सुंदर चेहरा, कहाँ तू अमावस की काली बेला। माँ, अगले 1 हफ्ते तक मेरी सौतेली बहन को खाना मत देना। तेरा हुक्म सर आंखों पर मेरी सुंदर बेटी। गौरी संध्या का हाथ पकड़कर उसे कोठरी में डाल देती है। ऐसे ही हर कुछ दिनों पर संध्या को अपनी गौरी सौतेली बहन का सताव सहना पड़ता है। समय गुजरता है और फिर एक सांझ। माँ, मैंने सरकारी फॉर्म भरे थे। मेरी काबिलियत के बलबूते पर मुझे IAS की उपाधि प्राप्त हुई है। क्या कहा तूने? अरे तू कामकाजी हो जाएगी तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा? गौरी, ये पद मेरा सपना है। गौरी गुस्सैल गुब्बारे सा मुंह बनाकर संध्या को जोरदार तमाचा जड़ती है। संध्या रोते हुए अपने कमरे का रुख कर लेती है। फिर एक रात गौरी अपने चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे उसे अलग ही मंजर देखने को मिलता है। अपनी सूरत को शीशे में निहारती हुई गौरी जोर शोर से चीखती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? अरे क्या हुआ गौरी, क्यों गाय की नाई गुहार रही है? अरे ये तेरा चेहरा चितकबरा कैसे हो गया? पता नहीं माँ। अरे रे, दूर रह मुझसे। ये सफेद दाग एकदम कोड़ के जैसा जान पड़ रहा है। अब पता चले तेरा ये रोग मुझे भी ना लग जाए। गौरी को रोता देख संध्या बिना कुछ सोचे उसे सीने से सटाकर कहती है, घबराओ मत गौरी, लगता है तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधन ने बुरा प्रभाव दिखाया है। मैं अभी हल्दी चंदन का लेप लगा देती हूँ। संध्या के अथक प्रयास से गौरी के चेहरे का चकत्ता एकदम समाप्त हो जाता है, जिसके बाद गौरी पछताते हुए बोलती है, हमेशा ही मैंने अपने गोरे रंग का गुमान दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। क्यों? कि तुम मेरी बहन हो गौरी। मैं तुम्हें रोता बिलखता नहीं देख सकती। बीती बातों को बिसारने में ही हित है। गौरी संध्या के गले लगकर माफी मांगती है। संध्या दीदी, मैंने तुम्हारे संग सौतेलेपन का बर्ताव किया, मगर तुम सगों से भी बढ़कर हो। सारी गलती सरासर मेरी है। मैंने गौरी को सौतेलेपन की सीख दी। अपना स्वार्थ साधने के लिए मैंने आपके सपने को साकार न होने दिया। जो हुआ उसे भूल जाइए। अभी भी मेरे पास समय है। आप दोनों का दिल दुखाकर संध्या अपने सपने को साकार नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि तुम अपना सपना साकार करो संध्या। सौतेली माँ और बहन का बदला स्वभाव देख संध्या फूले नहीं समाती। आखिरकार आज संध्या का सपना साकार हो गया। संध्या ने अपने काले रंग को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, इसलिए आज वो एक बड़े पद पर बतौर IAS बनकर अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल रही है। चुड़ैल के जहरीले नूडल्स
रात का समय होता है। एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक रसोई में खड़ी होकर नूडल्स बना रही होती है, जिसके बाद वो नूडल्स बनाते बनाते अपने आप से कहती है, इन्होंने नूडल्स खिलाकर मुझे मारा है, मैं भी अब इनसे अपने पति की मौत का बदला लूंगी और इन्हें नहीं छोड़ूंगी। आज जब ये दोनों मेरे हाथों के बने जहरीले नूडल्स खाएंगे तो ये दोनों भी मर जाएंगे। वो भयानक चुड़ैल नूडल्स बनाकर अपना रूप एक औरत के वेश में बदल लेती है, जिसके बाद वो नूडल्स को अमलेश और निशा के पास लेकर आती है। नूडल्स देखकर दोनों माँ बेटी के मुंह में पानी आ जाता है और वो दोनों चुपचाप नूडल्स खाने लगते हैं। उन्हें नूडल्स खाते देख चुड़ैल मुस्कुराकर वहां से गायब हो जाती है। आखिर उस चुड़ैल ने जहरीले नूडल्स बनाकर उन बेचारी मासूम माँ बेटी को क्यों मार दिया? आइए कहानी में थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अरे निशा, तेरी भाभी कहाँ है? इसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जब देखो आराम करती रहती है। अरे कितना आराम करेगी ये? इसे घर के काम नहीं दिखते क्या? जब बहू इतनी आलसी लेकर आई हो तो वो घर के काम थोड़े करेगी, वो तो आराम ही करेगी ना। ये सुनकर अमलेश को गुस्सा आता है और वो अपनी बहू राधा को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। बहू कहाँ मर गई? क्या तुझे घर के काम नहीं दिखाई देते? तभी राधा भागते हुए अपनी सास कमलेश के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैंने आज घर के काम नहीं किए। ओहो, महारानी के बहाने तो देखो, जब देखो बहाने करती रहती है। अरे तुझे बहाने बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता? जा अब जल्दी से जा और हमारे लिए नाश्ता बना कर ले आ। लेकिन माँ जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। तभी अमलेश उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को टालेगी? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अमलेश उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद बेचारी राधा चुपचाप रसोई में जाकर अपनी सास अमलेश के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में राधा खाना बनाकर अपनी सास अमलेश को उसके कमरे में देने चली जाती है। देख निशा, एक थप्पड़ में सारा बुखार और आलस उतर गया। देख ले आई खाना, अब ले आई हो तो टेबल पर रख दे, हमारा मुंह क्या ताक रही है? राधा खाने की पूरी भरी हुई थाली टेबल पर रख देती है। बेचारी राधा ने कुछ भी नहीं खाया होता, वो अपनी सास की तरफ देख रही होती है। तभी अमलेश कहती है, अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, यहाँ से चली जा। मैं और मेरी बेटी निशा जब खाना खाने लगे तो तेरे लिए कुछ बचा देंगे। अपनी सास की ये बात सुनकर बेचारी राधा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी है मेरी, मैं यहाँ एक एक टुकड़े के लिए तड़प रही हूँ, ऊपर से मेरे पति की मृत्यु हो गई है। उनकी जगह भगवान तू मुझे उठा लेता तो कम से कम मुझे ये सब तो नहीं देखना पड़ता। बेचारी राधा अपने कमरे में बुरी तरह से रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ निशा अपनी माँ अमलेश के साथ राधा के हाथों का बना खाना खा रही होती है। तभी वो दोनों अपनी झूठी थाली में थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं, जिसके बाद अमलेश राधा को आवाज लगाती है, अरे बहू कहाँ मर गई? जल्दी से आ जा, ये खाना खा ले, नहीं तो मैं इसे खाने को कुत्ते को दे दूंगी। राधा भूख से तड़प रही होती है, जिसके बाद वो भागती हुई अपनी सास के पास जाती है और उनका झूठा खाना खाने लगती है। लेकिन बेचारी राधा का पेट नहीं भरता। शाम होते होते अमलेश राधा से कहती है, अरे देख शाम हो गई है, जल्दी से बाजार जाकर सब्जी लेकर आ जा, रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी लेने चली जाती हूँ। ऐसा कहकर राधा सब्जी लेने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो सब्जी लेकर घर को लौटती है, उसकी सास रसोई में कुछ बना रही होती है, जिसे देखकर राधा उससे पूछती है, अरे माँ जी आप क्या बना रही हो? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा तेरे लिए नूडल्स बना देती हूँ। जा अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए नूडल्स अभी बना कर लाती हूँ। अपनी सास का ये स्वभाव देखकर राधा बहुत खुश होती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद अमलेश नूडल्स बनाकर राधा के कमरे में लेकर आती है और उससे कहती है, ये लो बहू, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, इन्हें खाकर अपनी दवाई खा लेना, तुमने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया है। ऐसा कहकर वो नूडल्स रखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद भूख के मारे बेचारी राधा सारी की सारी नूडल्स खा लेती है। कुछ देर बाद वो अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से झाग और खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो वहीं गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है।
वहीं दूसरी तरफ अमलेश अपनी बेटी निशा से कहती है, आज तो मैंने इस राधा का नाम की चिड़िया को जड़ से उखाड़ दिया। बता कैसा रहा मेरा नूडल्स वाला प्लान? बिल्कुल परफेक्ट। माँ, अब इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा हक है। आखिर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज राधा के नाम की। अरे हम दोनों क्या मर गए थे? अरे तो चिंता मत कर, अब तो सब कुछ हमारा है। जा मौज ले। राधा के मरने के बाद राधा की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बनकर ये सब सुन रही होती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, कैसी सास और ननद है मेरी। अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? अगर इन्हें मुझसे इतनी ही परेशानी थी तो मुझे घर से निकाल देती या फिर मुझसे साफ कह देती, मैं सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर देती। इन्होंने तो मुझे जान से ही मार दिया, लेकिन अब मैं इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी और जहरीले नूडल्स बनाकर इन्हें खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से चुड़ैल अपनी सास और ननद से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी कि तभी एक दिन अमलेश घर के कामों से परेशान होकर एक नौकरानी को बुला लेती है और उसे घर के सभी काम बता देती है। इसी चीज का फायदा उठाकर चुड़ैल एक दिन नौकरानी का वेश बदलकर उनके लिए रसोई में जहरीले नूडल्स बना रही थी, जिसके बाद वे जहरीले नूडल्स अपनी सास और ननद को देने जाती है। ये लीजिए मैडम साहिबा, आपके लिए मैंने नूडल्स बनाए हैं। अरे लेकिन हमने तो तुम्हें नूडल्स बनाने के लिए कहा ही नहीं था। अरे अब क्या बताएं मैडम साहिबा, मेरे कान थोड़े कम सुनते हैं। मुझे लगा आपने नूडल्स बनाने के लिए कहा है, इसीलिए मैंने नूडल्स बना दिए। चलो कोई बात नहीं माँ, वैसे भी कई दिनों से नूडल्स नहीं खाए थे, अब इसने बनाए हैं तो खा ही लेते हैं। जैसे ही वो दोनों नूडल्स खाती हैं, नूडल्स खाने के कुछ ही देर बाद उन दोनों के मुंह से झाग और खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और उन दोनों को मरा हुआ देखकर कहती है, खून का बदला खून से। इन्होंने मेरी जान ली, आज मैंने मौका देखकर इन दोनों को ही टपका दिया। अपनी मौत का बदला लेने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।